दिस इज वेरी अमेजिंग कि मतलब जैसे आपने ये बात बहुत सही की कि नॉर्मली तो यंगस्टर्स में मैं बॉयज को देखता हूँ वही इतना हेजिटेट करते हैं कि पढ़ाई करनी है, ये करना है, वो करना है, वही अपना डिसीजन नहीं ले पाते इंडिपेंडेंटली। आप बीइंग अ फीमेल होकर के उसमें भी फैमिली की इतनी लिमिटेशंस, बाय बर्थ और अपब्रिंगिंग आपकी गांव में मतलब एक छोटे जगह पे आपकी हुई, उसके बावजूद मतलब ये गट्स होना और वो डिसीजन लेना मैं समझ सकता हूँ। इट्स अमेजिंग, कमेंडेबल है, बहुत बहुत बेहतरीन। और लड़की को सेलिंग की जहां जॉब आ जाती है ना कहीं ना कहीं हर आदमी पीछे हटता है। तो और वो डायरेक्ट सेलिंग नाम शब्द, बेशक हमें पता है कि यहाँ पे सेलिंग का वो ऐसा कोई वो नहीं है, बट वो जो नाम डायरेक्ट सेलिंग है तो उसमें लगता है नहीं डायरेक्ट सेलिंग नहीं भाई, ये मत करो, कुछ भी कर लो, ट्यूशन पढ़ाओ, घर में टीचिंग का जॉब कर लो, गर्ल्स के लिए वो मतलब कहने में बोलता है, सुनने में अच्छा नहीं लगता, लेकिन नॉर्मली मैंने देखा है एक टिपिकल मिडिल क्लास फैमिली में एक सिंपल होता है, काम करना है टीचिंग कर लो, लड़कियों के लिए बेस्ट है। ये बड़ा कॉमन टीचिंग एंड फिलोसफी है। बैंकिंग, टीचिंग एंड बैंकिंग, वही उनके लिए दो उनके लिए एक किस्म से ऐसा रहता है लेबल लगा दिया कि यही करिए, यही कर सकते हैं आप, इससे बियॉन्ड कुछ नहीं करना है आपको। बिल्कुल सर। तो राइट, मतलब उस चीज को तोड़ना, उस चीज को क्रैक करना, मतलब हैट्स ऑफ टू यू। और वो भी यूपी जैसे स्टेट के अंदर वो और मुश्किल है, मैं समझ सकता हूँ उस चीज को, क्योंकि मुझे अपना समय याद आ गया कि जब मैं स्टार्ट किया था हमने डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, उस समय जब भी हमारे साथ कोई फीमेल आती थी तो ऑलमोस्ट सेम चैलेंज था। मतलब आपकी एज की छोटी बड़ी एज के लोगों को, लेडीज होती थी, उनको भी लगता था कि हस्बैंड बोलेंगे या पेरेंट्स बोलेंगे कि आप क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो। तो वो डिसीजन नहीं ले पाती थी, उनको इतना टाइम, मुझे टाइम लगता था उनको इतना समझाने में या उनको उतना इंकरेज करने में, एफर्ट लगाना पड़ता था मुझे ताकि वो कुछ मुंह मतलब आगे बढ़ सके। वो होता था लेकिन बहुत एफर्ट लगाना पड़ता था। यहाँ पे तो आप खुद ही अंदर से एक फायर आपके पास थी। वेरी गुड, लाइक अमेजिंग, बहुत बढ़िया। तो मुझे लगता है कि सर आपका जो वो सॉरी क्या कह रहे थे आप? ये उस पे भी डिपेंड करता है सर कि आपकी गैदरिंग किन लोगों के साथ में। अगर आपको डिमोटिवेट करने वाले लोग बैठे हुए हैं आपके आसपास में तो आप मोटिवेट नहीं हो सकते। कहते ना लोग खींचने ही पे तुले होते कि ये इसको मेरी ही कैटेगरी में रहना है, इसको ऊपर नहीं जाना है, इसको मेरी ही कैटेगरी में रहना है। हम मिडिल क्लास में है तो मिडिल क्लास की अपनी कैटेगरी है, हमको इसी में रहना है। तो लोग खींचते हैं अपनी तरफ, तो वो उसको खींच के ऊपर आप उठते हो तो सर ये सिचुएशन हो पाती है। तो मुझे भी बहुत खींचा गया, लेकिन कहते हैं फायर बॉल हो गई। और लोगों की जो मेरे साथ में जो मेरे अप्लायंस की जो गैदरिंग मिली, वो गैदरिंग में कोई बोल रहा है कि हम इतने लाख का बिजनेस कर रहे हैं, कोई बोल रहा है इतने लाख का बिजनेस। अब अपना तो फिर अब हमें भी करना है, किसी भी हाल में कुछ भी हो जाए। तो कभी भी अपने जेंडर को अपनी लिमिट डिसाइड नहीं करने दी सर, कभी भी नहीं लगा कि जेंडर मेरी लिमिट बन सकती है। ग्रेट, ऑसम ऑसम ऑसम। ये जो बात इस समय आप कह रहे हैं, अभी जो लोग हमें सुन रहे हैं, मुझे पूरा यकीन है कि ये सबके लिए संदेश होगा, मतलब फॉर बोथ, मतलब आई थिंक मेल एंड फीमेल, बॉयज और गर्ल्स दोनों के लिए, कि एज मैटर नहीं करती, जेंडर मैटर नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ इम्पोर्टेंट है कि आपका विल कितना है। और दूसरी बात आपने बड़ी इंपॉर्टेंट कही जिसको मैं अंडरलाइन करना चाहूंगा, वो ये कि आप किसके साथ रहते हैं, आपकी संगत कैसी है। अगर वो लेग पुलिंग वाले लोगों के साथ आप रहेंगे तो जाहिर सी बात है आप ज्यादा देर अपने आप को, आप पावरफुल भी होंगे तो भी बहुत देर तक रहना मुश्किल हो जाता है। बट अगर आप अपनी संगत को वैसा कर लें जो आपको एनकरेज करे, पुश करे ऊपर की तरफ, तो शायद वो और आसान हो जाएगा आपके लिए। और शायद आपने यही किया, आपने अपनी जो संगत थी वो चूज की कि मुझे किन लोगों के साथ रहना, जो आपको मोटिवेट कर रहे हैं, जो आपके। तो इसमें सबसे ज्यादा मतलब आप क्या कहते, को क्या लगता है कि खुद का मोटिवेशन इंपॉर्टेंट है या जो आपको गाइडलाइंस मिलती है, अपलाइन का सपोर्ट मिलता है, वो बहुत महत्व रखता है? बिल्कुल सर, दोनों ही इक्वली इम्पोर्टेंट है। लेकिन अगर आपके अंदर में अपनी विल पावर नहीं होगी तो सामने वाला भी पर्सन कितना आपको बता सकता है, कितना, क्योंकि उनकी इतनी विल पावर है कि वो, पहली बात तो मुझे सर सबसे बेस्ट चीज इस प्रोफेशन की लगती है कि आपके भगवान के बाद में, आपके पेरेंट्स के बाद में एक अपलाइन ऐसा होता है जो आपके सपनों के बारे में सोचता है। मतलब आपका एक एक ड्रीम, एक एक चीज उसकी डायरी में भी लिखा होता है कि इनको ये कराना है, उनको ये करवानी है, इनको ये चीजें। तो अपलाइन मतलब कहते हैं कि मतलब सपने हमारे देख हम उनकी आंखों से रहे, तो ये वाली चीजें हो जाती है। और उन्होंने जब हमें बताना शुरू किया तो मेरा भी एक विल पावर अगर नहीं होता तो मैं कहते बंदे नहीं, मुझे सपने पूरे करने ही नहीं, लेकिन सब करने थे। कि कोई पर्सन मुझे आके इतनी दूर से बता रहा है कि मतलब कैसे आगे करना है, कैसे मम्मी को चीजें गिफ्ट करनी है, कैसे क्या करना है, तो नहीं मैं तो करके रहूंगी। तो विल पावर बहुत मैटर करता है। अगर पर्पस क्लियर ना हो, कहते सर कि जिसको पता ना हो कि अपना विल क्या है, वो एक बार सोच के देखे कि कल मैं अगर नहीं रहूंगी तो किस बात पे रिग्रेट करेंगे हम।
अगर कल हम नहीं रहते हैं तो हम कौन सी ऐसी बात है जो लगे कि यार ये जिंदगी में करके जाना है, और अगर वो चीज आपको लग रही है कि ये अभी तक पूरी नहीं हुई है तो सर आप कर डालो, अब कर डालना है, क्योंकि अगर वो अभी तक पूरी नहीं हुई है तो कल पता नहीं कल क्या होगा, लेकिन आज उसको पूरे कर डालिए तो वो आपका वाई होगा, और उस वाई के पीछे आप भाग सकते हैं। बिकॉज मेरा वाई मेरी मॉम थी, और उनके खुशियां ही मेरी सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी थी, क्योंकि मैंने जिस कंडीशंस में देखा और उस कंडीशंस में कभी भी मैं नहीं चाहूंगी कि कभी कोई पर्सन, क्योंकि मेरे घर की प्रॉब्लम्स और मेरे घर के चैलेंजेस कभी भी आप नहीं लेना चाहते, तो कैसे आपके चैलेंजेस बड़े हो गए और कैसे हमारे चैलेंजेस कम बड़े थे। बस इतना कहना चाहती हूँ सर कि कभी भी आपके चैलेंजेस इतने बड़े नहीं हो जाते कि आपकी घर की प्रॉब्लम से ज्यादा बड़े हो जाएं, तो उन चैलेंजेस को पार करना ही बड़ी बात होती है। ये बहुत खूबसूरत बात आपने कही, ये बहुत मीनिंगफुल, मतलब मैं कहता हूँ ये बहुत ध्यान देने वाली बात है कि सबसे बड़ी चीज तो वही है कि जो आपके अपने लोग हैं उनके लिए अगर आप कुछ सच में करना चाहते हो तो उससे बड़े चैलेंजेस कैसे हो सकते हैं, कि आपके घर की जो सिचुएशन को अगर आप इम्प्रोवाइज करना चाहते हो तो उससे बड़ा कोई चैलेंज कैसे हो सकता है। दिस इज वेरी एनर्जेटिक, बहुत एनर्जेटिक है, मतलब फायर वाली थॉट है ये, एकदम फायर। ग्रेट। आपने जब शुरू किया तो आपने क्या क्या काम किया, मतलब जैसे आपने बताया मीटिंग्स करते थे और आपने बहुत जल्दी सबसे पहले सिखाना कैसे ये आपने सबसे पहले शुरू किया, बट फिर भी थोड़ा और अगर उस पर रोशनी डालिए कि आपने कैसे किया। मतलब मेरे को तो अभी भी ऐसा लग रहा है, मैं समझूं उस चीज को बहुत अच्छे से कि इतनी यंग एज में इस स्टेज पे आकर के कंसिडरिंग इतनी लिमिटेशंस होती है फीमेल होने के नाते सोसाइटी में, सिक्योरिटी और ये सब, उसके बावजूद भी आप कर पाए, तो क्या क्या किया आपने वो बताइए थोड़ा सा। सर सबसे पहले हमें पता है कि जैसे गर्ल्स के अंदर में ना पावर बहुत होती है, लेकिन वो उसको समझ नहीं पाते हैं। आपको देखा होगा आपके कि घर में जो बही खाता होता है वो हमेशा लड़कियों के हाथ में होता है। जो लेडीज होती है हमारे घर की पावरफुल, उनके हाथ में उनका बही खाता होता है, तो वो बही खाता मैंने अपने हाथ में ले लिया कि मेरे टीम का पूरा बही खाता, और जिस तरीके से मेरी फैमिली है उस तरीके से मेरी टीम है, तो उसकी हर एक सुख दुख सारी चीजें सब मेरी हैं, और रिस्पॉन्सिबिलिटीज इतनी थी कि कभी उसने क्विट करने ही नहीं दिया कि मैं कोई पर्सन आ रहा है मेरे साथ में तो उसके ड्रीम्स मेरे ड्रीम्स हैं, वो उसके पापा सोच रहे होंगे कि मैं उसको आगे बढ़ाऊंगी, कभी क्विट करने नहीं दिया। स्टार्टिंग में जब मैंने काम करना शुरू किया सर, रिजेक्शन इतने ज्यादा मिले, लेकिन सब हमेशा प्लान किया कि नहीं, आज लोग मजाक उड़ा रहे हैं तो कल कहते हैं ना कि सर बोलते हैं कि मजाक बनाने वाले मजाक बन के रह गए, तो मैं कभी उनको नहीं देखा। मैंने कहा कि क्योंकि मेरे रिजल्ट मैटर करते हैं, मेरे फैमिली के लिए भी मेरे रिजल्ट मैटर करते हैं। कहते हैं कि अगर बचपन से आप बहुत अच्छी पढ़ाई कर रहे हो और लास्ट में आप आके 12th क्लास में फेल हो जाते हो तो कहते हैं लड़की ने कमी है, लेकिन अगर वही पूरी कुछ पढ़ाई नहीं कर रही है और एकदम टॉप कर जा रही है तो लड़की किसकी है। तो आपके रिजल्ट मैटर करते हैं, तो सब सारा फोकस था कि रिजल्ट पे। स्टार्टिंग में प्लान दिखाती थी सर, एक दिन में 5-5 डीएलसीपी कवर करती थी। लोग लगता था कि कैसे कर सकते हैं। अगर कभी मेरा कॉलेज हुआ करता था तो कॉलेज के बाद में हर दिन किसी न किसी डीएलसीपी पे रहती थी। शाम के टाइम पे सर फोन करते थे, ये पूछते थे आप कौन सी डीएलसीपी पे। वो ये नहीं पूछते थे कि आप डीएलसीपी पे हैं कि नहीं है, वो पूछते थे कौन सी वाली पे हैं। तो ये रनिंग पैटर्न था मेरा। और उसके साथ साथ में सर ये देखती थी कि लोग ऐसा ना करें कि मतलब हमारा जब बोला गया कि मतलब लड़कियां सपोर्ट नहीं कर सकती हैं, लड़कियां बाहर नहीं जा सकती हैं, जब ये लिमिटेशन मेरे ऊपर आई, एक बहुत बड़ी लिमिटेशन थी, क्योंकि मुझे घर से बाहर जाने की उतनी इजाजत थी नहीं, तो मैंने एक दिन के टूर करने शुरू किए। कानपुर, लखनऊ से कानपुर 60 किलोमीटर 60-70 किलोमीटर का डिस्टेंस है, सुबह जाना शाम को आना। फिर मैंने यहाँ पे लखीमपुर एरिया हो गया, हमारा शाहजहांपुर हो गया, जो कि 200 किलोमीटर के डिस्टेंस पे था, वो अप डाउन करना शुरू किया। पैसों की दिक्कत होती थी तो फिर पता नहीं चलने देती थी अपनी टीम को कि कुछ भी ऐसी दिक्कत हुई है। मस्ती मजाक में बोलती थी आज यहाँ पे खाएंगे, चलिए यहाँ पे खा लेते हैं। कभी भंडारे में खा लिया, कभी लंगर में खा लिया, दिल्ली में जाके जो बंगला 60 का लंगर है वहां पे बैठ के ऐसे मतलब श्रद्धा भाव से खा लिया कि पता ना चले कि मैम के पास में अभी अमाउंट नहीं है और मैम बता के उस तरीके से नहीं आए। तो ये उस वक्त की डेडिकेशन हुआ करती थी कि नहीं करना है। और टीम में सर मेरे नानी दोनों घर में ही रहते हैं, तो कभी उनको हॉस्पिटल लेके जाना और वापस आना रात में, क्योंकि स्कूटी हुआ करती थी मेरे पास में, तो पहले नाना को जाके हॉस्पिटल छोड़ना, फिर नानी परेशान हो रही है तो नानी को लेके हॉस्पिटल छोड़ना, फिर मम्मी परेशान हो रही है तो मम्मी को लेके हॉस्पिटल छोड़ना, 1 by 1। और रात में ऑटो मिलती नहीं थी, तो इस टाइप से होता था। सुबह कॉल कर रही हूँ तो सुबह कॉल करने के बाद में तुरंत डाउनलाइन का कॉल आ रही है और मैम कैसे हैं,
तो स्माइल करके आंसर भी करना था कि रात में पता न चले कि रात में हॉस्पिटल में रही हूँ मैं। तो ये कुछ चीजें इनहेरिट हुई हैं अपलाइन से, कुछ चीजें इनहेरिट हुई हैं खुद की विल पावर से, और कहना डेडिकेशन है सर पूरी लाइफ में। कभी कभी ऐसा लगता था कि डिमोरलाइज हो रही हूँ, लेकिन उस टाइम पे बस ये सोचा कि क्या उस एक पर्सन के लिए तैयार नहीं हो सकती जब वो मेरी टीम में आएगा, क्या उस एक पर्सन के लिए आज मैं अगर अपनी बातें, अपनी बात करने का तरीका, अपनी जितनी वो सीएनटी उस दिन मैं लूंगी, वो सीएनटी क्यों आज नहीं तैयार कर सकती? क्या वो सक्सेस सेमिनार जो वो लूंगी वो आज नहीं तैयार कर सकती? क्या कितनी बार सीएनटी देखी, लेकिन लोग बोलते हैं कि यार सेम सीएनटी तो है, क्यों जाऊं मैं उस सीएनटी में? सेम सीएनटी तो बार बार दिखाते हैं, सेम सेमिनार तो बार बार बताते हैं। मैं सोचती थी क्या इतनी है मेरे अंदर कैपेसिटी कि अगर वो सेमिनार में मैं जाके ले सकती हूँ? क्या इतनी है? अगर इतना नहीं है तो मुझे देखने की जरूरत है किसी भी हाल में, क्योंकि मैं अगर सेमिनार लूंगी तो लोग, मैं भी एक्सपेक्ट करूंगी कि मेरे साथ में भी मेरी टीम आए। तो वो बंदा भी जो ले रहा है वो क्या एक्सपेक्ट नहीं करता? क्या वो भी तो एक्सपेक्ट करता है? तो जैसा करोगे वैसा मिलेगा। तो बिल्कुल वो वाली चीज है, और हमेशा दिमाग में सेट किया बेस्ट अपलाइन बनना है और बेस्ट डाउनलाइन बनना है। कभी सोचती थी कि अपलाइन में ये चीज की कमी नहीं, अगर अपलाइन में ये तो क्या मैं बेस्ट अपलाइन हूँ तब मैं पॉइंट आउट कर सकती हूँ, अदरवाइज नहीं। अगर मैंने बेस्ट डाउनलाइन हूँ क्या, जो मैं अपने डाउनलाइन से एक्सपेक्ट करती हूँ कि हर दिन ये काम करे, हर दिन ये प्लान दिखाए, हर दिन ये चीजें करे, और अपने साथ में ऐसे लीडरशिप क्वालिटीज हो, क्या वो मेरे अंदर है? नहीं, तो कोई बात, तो फिर मुझे बोलने का कोई हक नहीं है। तो फिर हमेशा कोशिश किया कि बेस्ट अपलाइन और बेस्ट डाउनलाइन का फर्ज निभा सकूं मैं। तो इस तरीके से। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, अमेजिंग अमेजिंग, बहुत बेहतरीन, बहुत ही शानदार। मुझे एक चीज बताएं, अगर मैं आपसे आज पूछूं कि पूर्णिमा के सक्सेस के मूल मंत्र क्या है, 2-3 मूल मंत्र आप बताएं। सर द वेरी फर्स्ट थिंग जो आप अभी भी देख रहे होंगे, एक स्माइल फेस पे, सबसे ज्यादा कि आप किसी भी फेज में हो, आपके साथ में कुछ भी हुआ है, आपका कैसे पास्ट बीता है, क्या है, कुछ भी आपको सामने से पता नहीं चलेगा, क्योंकि आपके फेस पे एक स्माइल होगी। और हमेशा एक इंसान खुश होते हुए इंसान को सुनना चाहता है, जिसके पास में स्माइल हो, जो खुश हो उसको सुनना चाहता है। तो दुखी इंसान को आप जाके किसी के सामने रो रहे हो कि नहीं यार मेरे पास में ये नहीं हो, मेरे टीम नहीं ज्वाइन कर, ये वगैरह वगैरह, तो आपको नहीं सुनना कोई पसंद करेगा। तो वेरी फर्स्ट थिंग कि आप फेस पे स्माइल रखें। एंड देन सेकंड थिंग सर, पॉजिटिविटी, जो कि मुझे मेरे ग्रेट गुरु, ये मैं आपको बताऊं सर, 11% पे थी, जो मेरा मुझे मौका मिला विवेक कुमार सक्सेना सर द ग्रेट लेजेंड से मिलने का और उनकी मीटिंग अटेंड करने का। एसटीएम हुआ था और 11% पे थी मैं उस टाइम पे। और जब उस दिन भी मेरा बर्थडे था और सर ने सेलिब्रेट करवाया था, मेरा बर्थडे बीइंग एक पेरेंट की तरह होके मेरा बर्थडे सेलिब्रेट हुआ था उस दिन। मैंने उस दिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज सीखी थी, पॉजिटिविटी। आप कितना पॉजिटिव रहते हो, अपने माइंड को पॉजिटिव रखते हो। तो लोग क्वेश्चन जब पूछते थे ना कि आपको कोई डाउट तो नहीं है, तो मैं क्वेश्चन पूछती थी कि आपको सारा चीजें क्लियर हो गया है, हर एक चीज क्लियर है। तो मतलब मेरी बातों में ही पॉजिटिव। आप जब भी पूछो कि क्या लाइफ में सब चीज खराब चल रहा है, तो क्या मतलब क्या चीजें कुछ अच्छी नहीं चल रही है क्या, तो हमेशा उन पलों को याद करना जो अच्छे हों। जब भी मैं प्लान दिखाती थी तो प्लान दिखाने में भी बाद में जब मैं फॉलो अप करती थी, मैं उनसे यही पूछती थी आपको अच्छा क्या लगा, क्योंकि मुझे पता था कि जब भी इंसान अपने बेस्ट डे ऑफ लाइफ याद करता है ना तो वो खुश होता है। लेकिन जब उस इंसान से पूछ लो कि आपके जिंदगी का वर्स्ट डे कौन सा था, वो हमेशा निराश होगा। तो मैं हमेशा उनसे पूछती थी कि आपका बेस्ट डे कौन सा है लाइफ का, या फिर आपको प्लान में सबसे अच्छी चीज क्या लगी, अच्छी लगी तो क्यों अच्छी लगी, और अगर अच्छी लगी है तो क्या ये चीजें कहीं और से मिल सकती हैं। तो मेरे क्वेश्चन में कहीं पे निगेटिविटी का पॉइंट ही नहीं था। अगर मेरी टीम में भी कभी कुछ लोग ऐसे आते थे जो बोलते थे कि मैम ये चीज नहीं हो रहा, वो चीज नहीं हो रहा, तो मैं कहती थी पहले क्वेश्चन चेंज करो, पूछो क्यों नहीं हो पा रहा, तब मैं सोल्यूशन दूंगी। अगर आप बोलोगे नहीं हो पा रहा तो मैं सोचूंगी कि आप डिमोटिवेट हो रहे हो, तो मैं ऐसा नहीं सोचना चाहती। तो क्वेश्चन पहले चेंज करो, फिर मुझसे दोबारा पूछो, तब मैं बताऊंगी इसका आंसर। तो ये थोड़ा सा पॉजिटिविटी का रूल बहुत अच्छा रहा। और सर डेफिनेटली जस्ट मैंने एक चीज सुनी कि बस अपलाइन इज ऑलवेज राइट। पहला रूल जो हमारा एक्टिव अपलाइन होता है वो हमेशा राइट होता है। और सेकंड चीज, अगर आप भूल जाओ तो पहले रूल को दोबारा याद कर लो। ये 3 गोल्डन रूल्स जो मैंने फॉलो किए कि बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना है। कहते हैं कि अगर आपको ड्रीमपुर तक जाना है तो होशियारपुर पे नहीं उतरना है। तो ड्रीमपुर तक जाना था तो होशियार ज्यादा नहीं बनने की कोशिश की मैंने कहा कि इनकी अचीवमेंट वैसे हुई है तो मेरी अचीवमेंट भी वैसे ही होगी, तो सेम पाथ फॉलो करना है। क्योंकि अगर
सी में भी सर अगर शिप में रेडार होता है, अगर रेडार में थोड़ी सी डिग्री का डिफरेंस हो गया ना, डेस्टिनेशन डिफरेंट हो जाती है। तो डेस्टिनेशन डिफरेंट नहीं करनी थी, सेम डेस्टिनेशन में पहुंचना था।